नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेस में। मॉर्निंग में 7 बजे टी विथ मी में करंट अफेयर के साथ मैं कन्हैया पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मॉर्निंग के एपिसोड में आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे वे में इसको पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो भी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उन सबको हम एक एक करके देखते हैं। इस करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक भी मजबूत होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। शाम को 7 बजे ज्योग्राफी की क्लास चलती है। कल अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं हो पाई, उसके पीछे कुछ रीजन है, पर्सनल रीजन कह सकते हैं। तो इसलिए मैं अनेबल था क्लास लेने के लिए, इसलिए नहीं ले पाया, लेकिन फिर फर्दर आपको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके न्यूज के साथ। कल हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, तो उसी नीति आयोग के द्वारा, अब यहां पर डिटेल नहीं बोलने वाला हूं मैं, लेकिन हाँ, इस नीति आयोग ने कई सारी चीजें आज बताई हैं। तो इस नीति आयोग के बारे में 2 चीज और हमको जानना है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2030 तक भारत जो होगा वो क्या हो जाएगा। 2030 तक भारत जो होगा वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी हो जाएगा। तो 2030 तक, देखो ध्यान रखना, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देखो भारत जो होगा वो 2030 तक क्या हो जाएगा, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी हो जाएगा। इसका मतलब इससे पहले क्या था, तो इससे पहले भारत क्या था, तो इससे पहले भारत लोअर इनकम इकोनॉमी था, ठीक है ना। इससे पहले भारत क्या था, लोअर इनकम इकोनॉमी था। तो मैं क्या करता हूं, एक चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट के द्वारा आप देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझ लेंगे कि ये लोअर इनकम इकोनॉमी क्या होता है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी क्या होता है, या फिर हायर इनकम इकोनॉमी क्या होता है। एक एक करके हमको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटाता हूं और एक चार्ट को प्रिपेयर करते हैं हम लोग, और उस चार्ट के माध्यम से हम लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। फिलहाल बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि किस ईयर तक नीति आयोग ने कहा है, 2030 तक, ठीक है ना। और किस में बन जाएंगे हम लोग, तो लोअर से लोअर मिडिल में चले जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। देखो एक संस्था है वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बहुत बार हम लोग बता चुके हैं इस बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में। कब बना था, 1944 या 45 कह सकते हैं आप। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो 3 चीजें निकली थी, हमने आपको बताया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएसए में, तो 3 चीजें निकली थी। आईएमएफ निकला था, वर्ल्ड बैंक निकला था, और जीएटी निकला था, जीएटी गैट, जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो डेली पढ़ता है उनको पता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, डेविड मालपास, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं जीएनआई, ठीक है ना। तो जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ग्रॉस नेशनल इनकम रिपोर्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम रिपोर्ट का मतलब यह है कि किस देश के द्वारा कितना इनकम जनरेट किया गया, ठीक है ना। किस देश के द्वारा कितना इनकम जनरेट किया गया। और इस जीएनआई के माध्यम से हम बताते हैं कि किस देश की स्थिति कैसी है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर किसी देश की इनकम $1025 से क्या है, कम है, यानी या तो $1025 है या उससे कम है, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, उस देश को कहेंगे हम लो इनकम इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर किसी देश की इनकम पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, क्या है, $1025 से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लो इनकम इकोनॉमी कहेंगे। अगर क्या है, अगर वहां की इनकम $1025 से लेकर $3,995 के बीच में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। यानी अभी हम लोग इसमें हैं और हम लोग फिर 2030 में कब आएंगे, 2030 में हम यहां आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इसमें हैं, अब इसमें आएंगे। तीसरा कैटेगरी भी जान लेते हैं कि अगर किसी की इनकम क्या है, अगर किसी देश की इनकम $3,995 से लेके $12,375
के बीच में है तो उस देश को हम कहेंगे अपर इनकम इकोनॉमी। ठीक है ना, अपर इनकम इकोनॉमी। अगर उस देश का इनकम, ठीक है ना, अगर उस देश के पर व्यक्ति की आय जो है वो $12,375 से ज्यादा है तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, तो उसका इनकम हो जाएगी हाई इनकम इकोनॉमी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार की इकोनॉमी है, ध्यान रखेंगे, चारों को ध्यान रखेंगे एक एक करके। वर्ल्ड बैंक एक डाटा निकालता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम रिपोर्ट। इस ग्रॉस नेशनल इनकम रिपोर्ट में 4 प्रकार के इकोनॉमी की बात की गई है। एक लो इकोनॉमी, एक क्या है लोअर मिडिल इकोनॉमी, एक है अपर इकोनॉमी और एक है हाई इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, एक एक करके दिमाग में इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। अगर किसी भी देश की पर व्यक्ति की आय जो है $1025 है या फिर उससे कम है तो उसे हम लो इनकम कहेंगे। अगर 1025 से लेके कितना है, 1025 से लेके 3995 के बीच में है तो उसे हम क्या कहेंगे, लोअर मिडिल इकोनॉमी कहेंगे। 3995 से लेके 12375 के बीच में इकोनॉमी है, उसके पैसे इनकम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपर इकोनॉमी। और अगर $12,375 से ज्यादा उसमें कमाई होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हायर इकोनॉमी। और हमारा भारत इससे बढ़कर किसमें जा रहा है, इसमें, यानी क्या हो रहा है, हमारे देश में लोगों की इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये रिपोर्ट, ये तो GNI रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन 2030 तक हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होगी ये किसने बताया है, नीति आयोग ने। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग। और कल हम लोगों ने नीति आयोग पर बहुत ही ज्यादा बात किया था कल के वीडियो में, और नीति आयोग के बारे में हमें बताया भी था कि कैसे प्रवासी मजदूरों के जो रोजगार देने के लिए कैसे एक पोर्टल की बात हो रही है, उस पर नीति आयोग हमारा कैसे काम कर रहा है उस पर बात हुई थी। नीति आयोग ने एक और काम किया है, वो क्या है, कार्बन मुक्त परिवहन सेवा। कार्बन मुक्त परिवहन सेवा एक प्रोग्राम है जिसमें ऐसी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग पे बल दिया जाएगा, अर्थात ऐसे व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा जो कार्बन की एमिशन क्या करे, कम करे या फिर जीरो करे, कार्बन मुक्त करे, परिवहन सेवा की बात की जाएगी। तो ये किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग प्लस अंतरराष्ट्रीय परिवहन सेवा। ठीक है ना, ये दो लोगों ने मिलकर क्या किया है, भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना की शुरुआत की है। इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय परिवहन सेवा। नीति आयोग के बारे में कल के वीडियो में बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे बाहर कभी जीवन में नीति आयोग से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जितना हमने डिस्कस कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन सेवा के बारे में जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, माइनस में भी इनका नाम भी ना याद रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि करंट अफेयर में जो चीजें जरूरी नहीं है मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज ध्यान रखेंगे, राजेंद्र गोयल या फिर राजेंद्र गोयल भी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। राजेंद्र गोयल क्या थे, तो एक क्रिकेटर थे। ठीक है ना, क्रिकेटर थे और ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे, रणजी ट्रॉफी। ठीक है ना, क्रिकेटर थे, रणजी ट्रॉफी यानी प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खेलते थे। और प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में आपको बस इतना जानना है इनके बारे में कि इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और ये रणजी ट्रॉफी में यानी रणजी क्रिकेट में यानी प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में मैक्सिमम विकेट लेने वाले क्या थे, गेंदबाज थे। यानी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे, हमारे राजेंद्र गोयल जी, जिनकी हाल ही में क्या हो गई है, अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलिए हाँ नेक्स्ट है, ये भी पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है। विजय खंडूजा, विजय खंडूजा नाम ध्यान रखेंगे। विजय खंडूजा क्या नियुक्त हुए हैं, तो अभी हाल ही में एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे
किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। विजय खंडूजा जिम्बाब्वे देश के क्या बनाए गए हैं, राजदूत बनाए गए हैं, राजदूत बनाए गए हैं, ठीक है ना, एम्बेसडर जिसको हम कहते हैं। अब देखो दो शब्द होता है, एक होता है हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर, और एक होता है एम्बेसडर, ठीक है ना, राजदूत, या फिर हाई कमिश्नर या फिर राजदूत। दोनों को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे देखो क्या है, आपको पता है कि भारत के ऊपर किसने शासन किया था, अंग्रेजों ने शासन किया था। इसी प्रकार पाकिस्तान के ऊपर भी किसने शासन किया था, अंग्रेजों ने शासन किया था, ठीक है ना। तो जिस देश पर अंग्रेजों ने शासन किया, तो वो जब देश आजाद हो गए तो उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है ना। उन देशों ने क्या बनाया, कॉमनवेल्थ नेशन का एक संगठन बनाया, और वो संगठन में जैसे इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे करके कनाडा, ये सब बहुत सारे देश हैं जो लोग पहले ब्रिटेन के कब्जे में थे, और जब वो ब्रिटेन से आजाद हुए तो ब्रिटेन से संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन एक ग्रुप बनाया। तो जो भी देश कॉमनवेल्थ का क्या है, कॉमनवेल्थ का जो भी देश कॉमनवेल्थ का क्या है, मेंबर है, जैसे मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। तो जो भी देश कॉमनवेल्थ के नेशन है, तो अगर अपने यहां के, ठीक है ना, यहां पे अगर इंडिया अपना जो एम्बेसी है, एम्बेसी जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका क्या कह सकते हैं, जो जहां पर वीजा वूजा से रिलेटेड, जो पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है, वहां पर दूतावास जिसको हम कहते हैं, तो अगर इंडिया अपना दूतावास पाकिस्तान में खोलेगा, अगर इंडिया अपना दूतावास पाकिस्तान में खोलेगा, एम्बेसी अपना पाकिस्तान में खोलेगा, तो जिस व्यक्ति को यहां का अध्यक्ष बनाएगा, हेड होगा, उसे हम राजदूत नहीं कहेंगे, एम्बेसडर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाई कमिश्नर, ठीक है ना, ध्यान रखना। यानी कॉमनवेल्थ नेशन के देश में स्थित एम्बेसी को अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर बोलते हैं। इसी प्रकार भारत अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी बंदे को क्या करता है, नियुक्त करता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, हाई कमिश्नर कहलाएगा। न्यूजीलैंड में करता है तो वो भी हाई कमिश्नर। इसी प्रकार न्यूजीलैंड का भारत में क्या है, हाई कमिश्नर है, न कि राजदूत, न कि एम्बेसडर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई कॉमनवेल्थ देश नहीं है तो वो क्या कहलाता है, वो राजदूत कहलाता है, एम्बेसडर कहलाता है। जैसे अमेरिका कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा नहीं है, तो भारत का अमेरिका में क्या है, राजदूत है, एम्बेसडर है। इसी प्रकार अमेरिका का भारत में क्या है, राजदूत है, एम्बेसडर है, न कि हाई कमिश्नर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जिम्बाब्वे के क्या बने हैं, विजय खंडूजा राजदूत बने हैं, एम्बेसडर बने हैं। इसका मतलब जिम्बाब्वे कॉमनवेल्थ नेशन का भाग नहीं है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे, ठीक है ना, ध्यान रखिए। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। और किस कॉन्टिनेंट में है ये आपको बताना था कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बार बता चुके हैं, कम से कम आप इसी बहाने कम से कम अपना रिवीजन करिए, ठीक है ना। और अगर आपके दिमाग में मेरे बोलने के साथ ही इसका स्थापना वर्ष और हेडक्वार्टर आ गया, दिमाग में आ गया, तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना। लेकिन अगर नहीं आया तो जरूर लिखना, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी जीवन में नहीं आएगा, ध्यान रखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है कि दुनिया की टॉप 100 टेक कंपनी, यानी जितनी भी दुनिया की टॉप 100 जो टेक्नोलॉजी पे आधारित कंपनियां हैं, उन कंपनियों की लिस्ट निकाली है। किसने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और इस टॉप 100 में भारत की 2 कंपनियां, बस हमको इतना ही मतलब है, बाकी सारा माल बेकार है। हमें बस 2 मतलब रखना है कि टॉप 100 में कितनी कंपनियां, 2। और इन दोनों कंपनियों का नाम क्या है, तो एक है जस्ट मनी और दूसरा है स्टेलप्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टॉप 100
टेक कंपनी की लिस्ट निकाली, जिस लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियां हैं, एक है जेस्ट मनी और दूसरा क्या है, स्टेलैब्स। ठीक है ना, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। अब इसमें से कई लोगों के अंदर ये अंदर से फीलिंग आ रही है, सर ये बताइए इस जेस्ट मनी क्या करती है, या फिर स्टेलैब्स क्या करती है, फिर इसकी स्थापना कब हुई, नाम में क्या लिखा, मनी, तो ये पैसा उसा देती है। ठीक है ना, और ये कब बना, क्या नहीं बना, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। असल में आपको वही चीजें पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है। तो आप सेलेक्टेड पढ़िए, बहुत ही ज्यादा कंसाइज पढ़िए, और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, न कि फालतू का कचरा नहीं पढ़िए। तो बस आप इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ये टॉप 100 में 2 कंपनियां हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपको कब स्थापना हुआ और हेडक्वार्टर कहां पे, दोनों बताना, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर आपको फिर मजा नहीं आएगा। फिर पढ़ाई का मतलब क्या कि अगर मैं अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊं और आप अगर नहीं निभाते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर धीरे धीरे हमारा भी मोरल डाउन होगा, फिर उसके बाद से सारी चीजें स्टप डाउन हो जाएंगी। लेकिन वैसे नहीं, मेरा मोरल कभी डाउन होगा ही नहीं, ये घबरा मत, ठीक है ना। तो मैं अगर एक भी बच्चा अगर देखेगा तो मैं उठूंगा उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना भाई, ये नहीं सोचता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा तो ये फिर नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे ज्ञान होगा। बाकी हमें ये नहीं लगता है कोई देखे या चाहे ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से एक न्यूज आप ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा बस न्यूज ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के छतरपुर में जो हमारे दिल्ली के एलजी हैं, बैजल जी, अनिल बैजल, उन्होंने क्या किया है, भारत का सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला है। मतलब वहां पर इलाज किया जाएगा, एक साथ 10,000 बेड की स्थापना की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के जो पेशेंट हैं दिल्ली में मैक्सिमम यानी 2nd नंबर पे पहुंच गए हैं, इसलिए वहां पर इलाज करना बहुत ही जरूरी है। तो बस आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली के छतरपुर में भारत का सबसे बड़ा क्या है, कोविड सेंटर खोला गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और 2 चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड मैं बताऊंगा। भारत सबसे ज्यादा कहां से इंपोर्ट करता है, तो कहोगे साहब चाइना से करता है। 2nd नंबर पे भारत, 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा किससे इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है। सबसे ज्यादा भारत आयात करता है चाइना से, फिर यूएसए से, फिर यूएई से। लेकिन भारत सबसे ज्यादा बेचता किसको है, तो आप कहेंगे भारत सबसे ज्यादा बेचता है किसको, यूएसए को, फिर उसके बाद से किसको बेचता है, यूएई को, और फिर बेचता है चाइना को। यानी चाइना हमसे बहुत फायदे में है, चाइना हमसे बहुत फायदे में है, यानी वो हमको बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है, यानी हमको डॉलर ज्यादा देना पड़ता है चाइना को। इसलिए हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट जिसको हम कहते हैं व्यापार घाटा, व्यापार घाटा हमारा चाइना के साथ, अर्थात हम चाइना को बेचते कम है और खरीदते ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि यूएसए के साथ हमारा क्या है, ट्रेड सरप्लस है, यानी हमारा लाभ होता है, क्योंकि हम यूएसए को बेचते ज्यादा है और खरीदते कम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम हम लोग कहां से मंगाते हैं सामान और कहां पर बेचते हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक में चाइना है, 2nd नंबर पे यूएसए, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया की टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज, आइए समझते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर जितने भी प्रतिभूति होते हैं यानी शेयर होते हैं, वहां पर उसकी खरीद बिक्री होती है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ 2 महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है, एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BSE, और एक को कहते हैं NSE, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का, एशिया का क्या है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखिएगा। इसी के न्यूज में है कि दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में भारत का जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये कितने पैसे के साथ, तो $1.7 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी लगभग कितनी है, 3 ट्रिलियन लगभग। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, वो कितना है, $1.7 ट्रिलियन की।
और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये हमारा जो बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है, ये टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, यानी दुनिया का सबसे मजबूत और पैसे के हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है, यानी सबसे ज्यादा व्यापार कहां पर होता है, तो जानते ही होंगे आप लोग कहां होता है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये लगभग 13.8 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड के साथ क्या करता है, वहां पर व्यापार होता है, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आपको पता है पूरे चाइना की इकोनॉमी है 12 ट्रिलियन, यानी 11 पॉइंट समथिंग है, यानी 12 ट्रिलियन, और अकेले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का देख रहा हो ना मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, 13.8 यानी 14 ट्रिलियन। ये सब तो छोड़ो, लोग कहते हैं ना रसिया बहुत ही ज्यादा वो है, रसिया मिलिट्री के रूप से, हथियार के रूप से इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, लेकिन इकोनॉमी के रूप से अमेरिका का अगर रूस कहीं नहीं टिकता। अमेरिका का सिर्फ एक स्टेट, जैसे भारत का एक स्टेट है ना यूपी, वैसे अमेरिका का सिर्फ एक स्टेट कैलिफोर्निया, उस कैलिफोर्निया स्टेट की आधी जीडीपी के बराबर भी रूस की पूरी जीडीपी नहीं है, ठीक है ना। तो अमेरिका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है हर एक वे में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बीएसई और बीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में, ध्यान रखिएगा। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, ठीक है ना। तो और टॉप 10 में इन्होंने जगह बना लिया, यानी टॉप 10 में, यानी 10वें नंबर पे ही है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ये जो अमेरिका का जो नेशनल साइंटिस्ट जो फाउंडेशन है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसके जो अध्यक्ष है भारत के बनाए गए हैं निदेशक सेतुरामन पंचानाथन, सेतुरामन पंचानाथन। जैसे एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, हटा सकते, जैसे क्या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर के नाम पर आपको पता है इतना चूरन दिया जा रहा है ना, मतलब सच में लड़के पढ़ भी रहे हैं उसे, उनको मैं नहीं समझ में पाता हूं कि मुझे यही जो आपको पढ़ाता हूं, मुझे यही बहुत ज्यादा लगता है। अरे भाई साहब, आप अपने दिमाग के चक्षु को खोलिए, ठीक है ना, और जरा खुद सोचो कि किसी भी एग्जाम में अगर एक एसएससी को हम एग्जाम्पल में ले तो 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन मैक्सिमम करंट अफेयर के आएंगे, और उस 5 क्वेश्चन में मैक्सिमम जो करंट अफेयर के आएंगे उसमें लगभग जो दायरा होगा, अब इसमें यूपी के एग्जाम भी शामिल है जिसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, उन सब की बात कर रहे हैं, तो लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, और उसमें लगभग 1 साल आपका अगर देखा जाए तो होगा। अगर 10 महीना भी हम एवरेज लेके चले तो मतलब है कि 2 महीने में 1 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं, और उस 2 महीने के एक करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन कितना पढ़ते हो करंट अफेयर, डेली बाय डेली आप इतना क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 20, 200, 300, टॉप 200 मंथली, टॉप 400 मंथली, ऐसा क्या मतलब है यार उसका। और जितना ज्यादा फर्जी का माल पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, और एग्जाम में आप जो भी आता रहेगा वो भी कंफ्यूज करके गलत कर दोगे। तो इसीलिए अब ये भारतीय है, अमेरिका में इनको अपॉइंट कर दिया गया, तो क्या ऐसे ही पढ़ लोगे क्या, नहीं बाबा, एक आप खुद से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप कुछ भी ना पढ़ लीजिए करंट अफेयर के नाम पर, जो चीजें आपको कंसाइड हो, एक दिन में 5 से 7 करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, सेतुरामन पंचानाथन को, ये क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन अमेरिका के एमडी बने हैं, निदेशक बने हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, समय तो था फिलहाल, लेकिन मुझे ये करंट अफेयर पढ़ाना है, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको मैं एक स्पेशल वीडियो कल। और हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा वीडियो मैं कल आज ही अपलोड करूंगा, H1 वीजा का जो समस्या है उसके बारे में, और इस H1 वीजा में कई प्रकार के जो वीजाज हैं जो अमेरिका प्रोवाइड करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप जरा बताइएगा कि क्या आप रियली आपको नीड है या फिर नहीं, या फिर मैं झूठ में मेहनत करूंगा, तो बताइएगा आप अपनी राय, नहीं बताएंगे तब भी कोई बात नहीं।
तो ठीक है ना, तो बस आप लगे रहिए, शाम को ज्योग्राफी का वीडियो आ जाएगा बिल्कुल, और उसके साथ साथ इंग्लिश, मैथमेटिक, रीजनिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते रहिए। और मेरे साथ आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ सकते हैं और शाम को 7 बजे ज्योग्राफी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।